नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। साफ तौर पर विपक्ष एक बात कह रहा है कि जो कृषि कानून है वो कॉर्पोरेट जगत के फायदे के लिए हैं, इससे किसान जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज यही बातें सुनने को मिली। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधती रहती है। आज कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। मैं इनका विरोध करता रहूंगा। मैं जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सकें। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी से नहीं डरता हूं। तो कुल मिलाकर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर राहुल गांधी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो किसानों का मुद्दा है वो अगले चुनाव में किसी तरह से भुनाया जाए। दरअसल अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कुल मिलाकर सियासत जो है वो किसानों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जो विपक्ष है वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसका आने वाले चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ता है और साथ ही साथ जो विपक्ष है वो कितना इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहता है। दरअसल राहुल गांधी जो है वो हाल ही में विदेश से लौटे हैं और जैसे ही वो विदेश से लौटे हैं उसके बाद से एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर लगातार मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब तमिलनाडु के दौरे पर गए थे तो वहां पर भी उन्होंने किसानों को लेकर के सरकार पर हमला बोला था। इसके बाद जो दिल्ली में किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस मनाया था, उसमें भी राहुल गांधी अगुवाई करते हुए नजर आए थे। साफ तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे का कितना कुछ असर पड़ता है और साथ ही साथ नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि सरकार और किसानों के बीच में बात कब बन पाती है, क्योंकि आज बैठक होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई, जिसके बाद अब कल के लिए बैठक का दिन तय किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी तो उसमें क्या कुछ समाधान निकल कर आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ कहा कि पुलिस का काम कुछ इस तरह का होना चाहिए ताकि जनता के मन में कानून के प्रति भरोसा बना रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिस बल को ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज में पुलिस का भय खत्म हो जाए। पुलिस विभाग सेवा संगठन बनकर उभरे। जब समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी तभी आर्थिक विकास हो सकता है। हर पुलिसकर्मी को आगे बढ़ने और अच्छे से अच्छे करने की भूख होनी चाहिए। गृह मंत्री ने यह बात मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में सभी आला अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। गृह मंत्री सुबह करीब 12 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहां आदेश ऑडिटोरियम में उन्होंने दिल्ली पुलिस के डीसीपी के ऊपर के सभी आला अधिकारियों को करीब 3 घंटे तक संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कई मसले पर विस्तार से चर्चा भी की और अपनी अपेक्षाएं भी उनके सामने रखी हैं। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री ने आला अधिकारियों को संबोधित किया है। पुलिस अधिकारियों से कई मसलों पर गृह मंत्री ने बातचीत की है और कोशिश ये रही है गृह मंत्री की इस दौरान कि ताकि जो पुलिस के कर्मी हैं उनको उनका काम समझाया जा सके और जो जनता है उसके मन में पुलिस का खौफ ना रहे, बल्कि जो जनता है वो पुलिस को अपना दोस्त समझे, ताकि जनता को जो कुछ भी दिक्कतें आती हैं वो खुलकर पुलिस के सामने कह सकें और पुलिस और जनता के बीच में एक संबंध स्थापित हो सके। कुल मिलाकर हर पुलिसकर्मी को आगे बढ़ने और अच्छे से अच्छा करने की भूख होनी चाहिए, ये कहते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नजर आए। कई मसलों को लेकर उन्होंने यहां पर चर्चा की है।
इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी पूरी तरह से जोर आजमाइश में जुट चुकी है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में चीन द्वारा गांव बसाने के दावे वाली खबरों को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अब इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सांसद से सवाल पूछे हैं। उन्होंने वायनाड से सांसद से पूछा कि आखिर कांग्रेस कब तक चीन पर झूठ बोलती रहेगी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन, किसान आंदोलन, एपीएमसी एक्ट को लेकर भी राहुल पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि अब जब राहुल गांधी अपनी मासिक छुट्टी से लौट आए हैं तो मैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके जवाब देंगे। हालांकि राहुल गांधी इन सवालों से बचते हुए नजर आए। जेपी नड्डा ने सवाल पूछा कि आखिर कब राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना बंद करेंगे। क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वो जिसका उल्लेख कर रहे हैं उस अरुणाचल प्रदेश समेत हजारों किलोमीटर की जमीन को किसी और ने नहीं बल्कि पंडित नेहरू ने चीन को उपहार के तौर पर दी थी। बार बार कांग्रेस चीन के सामने आत्मसमर्पण क्यों करती है। तो कुल मिलाकर सियासी घमासान चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और चुनाव से पहले एक बार फिर से चीन का राग उठ गया है। किसान आंदोलन को लेकर जहां विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन के मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि जब भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था तो उस दौरान भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी चीन के मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। और अब एक बार फिर से सवाल राहुल गांधी ने उठाया तो उस पर पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर ही तंज कस दिए। साफ तौर पर कहा कि वो ये जानना चाहते हैं कि विपक्ष चीन का राग छेड़ना कब बंद करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में चीन का मुद्दा कितनी प्रबलता के साथ उठता है। केंद्र सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें उनका घर मिल सके। आपको बता दें कि लगातार सरकार ये कोशिश करती रहती है कि जो भी योजनाएं सरकार चलाती है उनका फायदा जनता तक पहुंच सके। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यूपी के 6.1 लाख लाभग्राहियों के खाते में 2,691 करोड़ रुपए की राशि भेजेंगे। ये राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जारी की जाएगी। इसे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभान्वितों के बीच प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि वित्तीय सहायता के तौर पर यह राशि प्रदान की जाएगी और इस राशि के जरिए जो गरीब लोग हैं वो अपने घरों का निर्माण करवा सकेंगे। दरअसल सरकार लगातार गरीबों के हितों में काम करती आई है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कोशिश उनकी रहती है कि जो योजनाएं सरकार चला रही है उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। इसी को लेकर के जनधन खाते भी खुलवाए गए थे। और अब जिस तरह से पहले होता था कि जो सरकारी पैसे थे उनको बिचौलिए आधे डकार जाते थे, आधे पैसे ही जनता तक पहुंच पाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो लोगों को उनके हक का पूरा पैसा मिल रहा है। और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6.1 लाख लाभार्थियों को तोहफा देंगे। खाते में 2,691 करोड़ रुपए की राशि भेजेंगे। बुधवार को यूपी के 6.1 लाख लाभग्राहियों के खाते में यह राशि भेजी जाएगी। यह राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जारी की जाएगी। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो लोग स्वेच्छा से लगवाएं। आपको बता दें कि
पहले दौर में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको कोरोना का टीका लगाया गया है। और इस बीच भारत बायोटेक ने चेतावनी दी है कोवैक्सीन को लेकर के। ये चेतावनी दी है, दरअसल कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कोविड टीके को लेकर लोगों को आगाह करती हुई नजर आ रही है। भारत बायोटेक ने कहा है कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है या पहले से कोई गंभीर बीमारी की दवाएं अगर कोई ले रहा है तो ऐसे लोग फिलहाल कोविड वैक्सीन ना लगवाएं, कोवैक्सीन को ऐसे लोग ना लगवाएं। ये भारत बायोटेक की ओर से बयान आया है। भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी कर बताया है कि किन लोगों को कोवैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DCGI की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कुछ लोग इसकी सुरक्षा, प्रभावशीलता और डेटा पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। भारत बायोटेक ने फैक्टशीट के जरिए लोगों को कोवैक्सीन का टीका ना लगवाने की सलाह दी है। ऐसे लोगों को जिन्हें कुछ समय से एलर्जी, बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की शिकायत हो रही है, साथ ही जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या दवाई ले रहे हैं या फिर जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर हो सकता है। कोवैक्सीन का टीका गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वर्जित है। साथ ही जिन्होंने दूसरी वैक्सीन ली है या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं वे भी कोवैक्सीन का टीका ना ले। तो ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। साफ तौर पर भारत बायोटेक ने कहा है कि जिन लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, ऐसे लोग जो है कोवैक्सीन का टीका ना लगवाएं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। तो अगर आपको भी किसी तरह की दिक्कत है, किसी तरह की एलर्जी है या फिर कोई परेशानी है या फिर आप अगर किसी भी गंभीर बीमारी को लेकर के दवाएं ले रहे हैं तो आपको कोवैक्सीन का टीका नहीं लगवाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद तो यही करेंगे कि जो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान देश ने चलाया है वो जो है जल्द से जल्द पूरा होगा और देश के हर एक नागरिक को टीका लग सकेगा, तभी जो है कोरोना के खिलाफ जंग में भारत जीत सकेगा। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर के यह ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 23 जनवरी के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि नेताजी की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने अब और भी ज्यादा भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 85 सदस्यों वाली इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई राज्यों की मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ पक्ष विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं और नेताजी के परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पूरा देश अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है वो 23 जनवरी को है, जिसको पूरा देश धूमधाम के साथ इस बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए अहम योगदान दिया था। आपको बता दें कि देश से दूर रहते हुए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी, जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।